हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत अगले चैप्टर की तरफ देखते हुए पूंजी बाजार को देखेंगे। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अस्फीति के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास किया था, तो काफ़ी शानदार सेशन था। तो अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का। वहाँ जियोग्राफी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सभी चीज़ों का वहाँ पे क्या है वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमने वाले प्रश्नों के माध्यम से देख लिया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से जियोग्राफी और पॉलिटिक्स कंप्लीट कर लिया है। हम डिटेल से इकोनॉमिक की सीरीज में चल रहे हैं, तो आप लोग अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। हमने इकोनॉमी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, मौद्रिक प्रणाली और जो हमारी निजी शासन है, मतलब निजी कंपनियां हैं, इन सब के बारे में हमने वहां पे देख लिया है। हमारी क्या है जो मुद्रा प्रणाली है क्या है, उन सबको हम डिटेल से देख लिया है। तो अगर आप लोग को देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पूंजी बाजार को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, और कमेंट में आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कमेंट करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आप वीडियो को कितनी गहराई से समझ पा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं पूंजी बाजार क्या है। कंटिन्यू वीडियो में बने रहेगा। पूंजी बाजार, जो जो पूंजी बाजार होती है वो भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड होती है। क्या होती है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड होती है। यह कंपनियों को उपलब्ध एक ऐसा बाजार है जो कि उनकी दीर्घावधि निधियों की जरूरतों को पूरा करता है। ये निधियां उधार लेने और उधार देने की सभी सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से संबंधित है। अन्य शब्दों में यह दीर्घावधि निवेश करने के प्रयोजनों के लिए मुद्रा पूंजी जुटाने के कार्य से जुड़ा है। यानी आप लोग समझेंगे जो पूंजी बाजार है वह क्या है? वित्तीय प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है। यह क्या है? कंपनियों को एक बाजार उपलब्ध कराती है जो उनकी दीर्घावधि निधियों की जरूरतों को पूरा करती है, और इसमें क्या करती है? उधार लेने और देने के जो संस्थागत सुविधा है उन व्यवस्थाओं से संबंध रखता है। तीसरा शब्द कहे तो यह दीर्घावधि नियोजन के प्रयोजनों के लिए मुद्रा पूंजी जुटाने के कार्य से जुड़ा हुआ है। तेरह, पूंजी बाजार। इस बाजार में कई व्यक्ति और संस्थाएं यानी सरकार सहित शामिल होते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यानी एक संस्था नहीं, बहुत सारे व्यक्ति, संस्थाएं, सरकार सम्मिलित होते हैं पूंजी बाजार में, जो दीर्घावधि पूंजी की मांग और आपूर्ति को सारणीबद्ध करते हैं और उनकी मांग करते हैं। दीर्घावधि पूंजी की मांग मुख्य रूप से निजी क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग, कृषि क्षेत्र, व्यापार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से होती है, जबकि पूंजी बाजार के लिए निधियों की आपूर्ति अधिकतर व्यक्तिगत, कॉरपोरेट, बचतों बैंक, बीमा कंपनियां, विशिष्ट वित्त पोषण एजेंसियां और सरकार अधिशेषों से होती है। भारतीय पूंजी बाजार स्थूल रूप से गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में विभाजित है। आगे देखते हैं उत्कृष्ट बाजार और सरकार। उत्कृष्ट बाजार सरकार और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। जो उत्कृष्ट बाजार सरकार है और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, जिसमें हमारा आता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो इंडिया का केंद्रीय बैंक है, का समर्थन प्राप्त है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा जारी की गई बिक्री योग्य ऋण लिखते हैं जो कि इनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्कृष्ट शब्द का अर्थ है कि सर्वोत्तम क्वालिटी। जो उत्कृष्ट है उसका अर्थ होता है सर्वोत्तम क्वालिटी। इसी कारण सरकारी प्रतिभूतियों को भागीदारी का कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता और इनमें काफी मात्रा में नकदी प्राप्त होती है, क्योंकि इसे बाजार में चालू मूल्यों पर बड़ी आसानी में बेचा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संचालन के ऐसी प्रतिभूतियों के लिए किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देख ले हैं कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार ऐसा बाजार है जो कंपनियों के इक्विटी और ऋण पत्रों, डिबेंचरों का लेन देन करता है। इसे आगे प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में विभाजित किया गया है। इसमें हम आता है प्राथमिक बाजार देखते हैं जहाँ नया निर्गम बाजार होता है। यह बाजार नई प्रतिभूतियों अर्थात ऐसी प्रतिभूतियों जो पहले उपलब्ध नहीं थी और निवेश करने वाली जनता को पहली बार पेश की गई का लेन देन करता है।
यह बाजार शेयरों और डिबेंचरों के रूप में नए सिरे से पूंजी जुटाने के लिए यह निर्गमकर्ता कंपनी को एक नया उद्यम शुरू करने अथवा मौजूद उद्यम का विस्तार करने तथा उसमें विविधता लाने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करता है। और इस प्रकार कंपनी के वित्त पोषण में इसका योगदान प्रत्यक्ष है। कंपनी द्वारा नई पेशकश या तो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ। आईपीओ जानते हो, शेयर मार्केट से संबंधित अगर कुछ आप लोग को जानकारी होगी तो आईपीओ के माध्यम को आप जान सकते हैं, अथवा राइट्स इशू के रूप में की जाती है। ये आईपीओ कौन लागू करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां होती है अपना कुछ शेयर के आईपीओ के माध्यम से स्टॉक मार्केट में रखती हैं। बहुत सारे लोग इसे खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो यहाँ पे आईपीओ होता है। अगर आप लोग को थोड़ा जानकारी होगा स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से संबंधित, तो आप लोग आईपीओ के बारे में जान गए होंगे। द्वितीय बाजार जिसे शेयर बाजार कहते हैं, हम शेयर बाजार को भी देखते हैं, पुराना निर्गम बाजार अथवा शेयर बाजार जिसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यह वर्तमान कंपनियों की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का बाजार है। इसके तहत प्रतिभूतियों का लेन देन प्राथमिक बाजार में जनता को पहले इनकी पेशकश करने और उनके साथ शेयर में सूचीबद्ध करने के बाद ही किया जाता है। यह एक संवेदी बैरोमीटर है। यहाँ विभिन्न प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को परिलक्षित करता है। इसे व्यक्तियों को एक निकाय, चाहे निगामी अथवा नहीं हो, जो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री और लेन देन के व्यवसाय में सहायता देना, उसे विनियमित अथवा नियमित करने के लिए गठित किया गया है के रूप में परिभाषित किया गया। शेयर बाजार में सूचीबद्धता शेयर धारकों को शेयर की कीमतों में घटबढ़ की कारगर ढंग से निगरानी करने में समर्थ बनाती है। इससे उन्हें इस संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या वे अपनी धारिताओं को बनाए रखने अथवा बेच दे अथवा आगे और भी संचित कर ले। लेकिन शेयर बाजार प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने के लिए निर्गमकर्ता कंपनियों को कई निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। विनियामक ढांचा। भारत में पूंजी बाजार आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। यह भाग प्रतिभूति बाजार अर्थात क्या होता है, शेयर, ऋण और वित्तोत्पन्न की सुविधाओं, सुव्यवस्थित समृद्धि और विकास के साथ ही साथ निवेशकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिभूति बाजारों में संस्थागत सुधार। दूसरा पॉइंट आता है विनियामक और बाजार संस्थाओं की स्थापना होता है। तीसरा हमारा आता है निवेशक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। और चौथा पॉइंट इसमें है, लास्ट है, प्रतिभूति बाजारों के लिए सक्षम विधायी ढांचा प्रदान करना, जैसे कि हमारा आता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम जिसे 1992 कहते हैं। दूसरा है प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम 1956 और निक्षेपागार इसे डिपॉजिटरी अधिनियम 1996। यह प्रभार इन विधानों और इनके तहत बनाए गए नियमों को प्रशासित करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी जिसे कहते हैं एक विनियामक प्राधिकरण है, जिनकी स्थापना प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने एवं पूंजी बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए सेबी अधिनियम 1992 के अधीन की गई थी। इसके कार्यों में शेयर बाजारों के व्यापारों को विनियमित करना, शेयर दलालों, शेयर हस्तांतरण एजेंटों, व्यापारी बैंकरों, हामीदारों आदि का निरीक्षण करना तथा प्रतिभूतियों बाजारों की अनुसूची व्यापार प्रणालियों का निषेध करना शामिल है। सेबी के निम्नलिखित विभाग द्वितीय बाजार के कार्यकलापों की निगरानी करते हैं। इसमें आता हमारा बाजार वाला पॉइंट है, बाजार मध्यवर्ती पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण, MIMSD। ये क्या करता है, बाजारों के सभी खंडों जैसे कि इक्विटी वित्तपनों, ऋण और ऋण से संबंधित वित्तपनों के संबंध में सभी बाजार मध्यवर्तियों के पंजीकरण, पर्यवेक्षण, अनुपालना, निगरानी और निरीक्षण से संबंधित है। दूसरा आता है बाजार विनियम विभाग, NRD। यह नई नीतियां तैयार करने, प्रतिभूतियों बाजारों और उनके सहायक बाजारों और बाजार संस्थाओं जैसे कि संशोधन और निपटान संगठन, निक्षेपागार की कार्यप्रणाली और संचालनों को छोड़कर निरीक्षण से संबंधित है। व्युत्पन्न और नए उत्पाद विभाग, DNPD। यह विभाग शेयर बाजारों को उत्पन्न खंडों में लेन देन का निरीक्षण करने, लेन देन किए जाने वाले नए उत्पादों को शुरू करने और परिणामी नीतिगत
परिवर्तन करने के कार्य से संबंधित है। व्यक्तिगत उपाय और पहलू। पूंजी बाजार के प्राथमिक और द्वितीय खंडों में वित्तीय और विनियामक सुधार करने के लिए सरकार समय समय पर कई पहले शुरू की है। मुख्य तौर पर इन उपायों का उद्देश्य देश के पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास कायम रखना है। घरेलू और विदेशी जो दोनों निवेशक होते हैं उनके विश्वास को कायम रखना होता है। वर्ष 2006 से 7 के दौरान प्राथमिक बाजार में शुरू की गई नीतियां पहले निम्नलिखित थी। सेबी ने भारत में जमाकर्ताओं को रसीदें जारी करने की इच्छुक कंपनियों के प्रकटीकरणों और अन्य संबंधित अपेक्षाओं की अधिसूचित किया है कि इसे यह आदेश दिया गया कि पहला है निगमकर्ता अपने देश में सूचीबद्ध होना चाहिए। जो निगमकर्ता है, दूसरा है ये किसी भी विनियामक निकाय द्वारा वर्जित नहीं किया गया होना चाहिए। तीसरा है उनका प्रतिभूति बाजार विनियमों का अनुपालन करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा होता है निरंतर सूचीबद्ध रहने की एक शर्त के तौर पर सूचीबद्ध कंपनियों को जारी की गई कुल शेयरों के 25% की सार्वजनिक शेयरधारिता न्यूनतम स्तर पर बनाए रखनी होगी। इसके कुछ अपवाद है कि ये कंपनियां जिन्हें प्रतिभूति संविदा नियमावली 1957 के अनुसार 10% से अधिक लेकिन 25% से कम का स्तर बनाए रखना अपेक्षित है। ये कंपनियां जिनको 2 करोड़ अथवा उससे अधिक सूचीबद्ध शेयर 1,000 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक और बाजार पूंजी है। दूसरा है इसमें सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार निगमकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पेशकश प्रलेख के आवरण पृष्ठ पर इस बात का उल्लेख करें कि क्या उन्होंने रेटिंग एजेंसियों से आईपीओ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश ग्रेडिंग के लिए विकल्प दिया है। यदि निगमकर्ता ग्रेडिंग का विकल्प देते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विवरण पत्रिका में अस्वीकृत ग्रेडों सहित ग्रेडों का प्रकटीकरण करें। तीसरा आता है सेबी से निधियां जुटाने की एक त्वरित और किफायती प्रणाली जिसे पात्र संस्थागत नियोजन कहा जाता है की सुविधा प्रदान की है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति बाजार से प्रतिभूतियों की निजी नियोजन अथवा पात्र संस्थागत विक्रेता के परिवर्तनीय बांडों के जरिए निधियां जुटाई जाती है। सेबी ने यह निर्दिष्ट किया है कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करने वाले गैर सूचीबद्ध कंपनियों के निर्गम शेयर पर लॉक इन अवधि न होने के लाभ को जो इस समय उद्यम पूंजी निधियों बीसीएफ विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक एफवीसीआई द्वारा धारित शेयर धारित शेयरों के लिए उपलब्ध है लिखित तक सीमित कर दिया गया है। इससे पहला आता है सेबी को प्रारूप विवरणिका प्रस्तुत करने की तारीख को सेबी में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत पीसीएफ अथवा एफवीसीआई के द्वारा धारित शेयर। दूसरा है सेबी में पंजीकृत बीसीएफ एन एफवीसीआई से को सेबी में प्रारूप विवरणिका प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व 1 वर्ष की अवधि के दौरान परिवर्तनीय लिखितों के रूपांतरण पर जारी शेयर। सेबी ने प्रतिभूतियों के निर्गम की आयोजना करने वाली कंपनियों द्वारा निर्गम पूर्व प्रचार को नियंत्रित करने के लिए प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन करके निर्गम पूर्व प्रचार पर प्रतिबंध को लागू किया। प्रतिबंधों में अन्य बातों के साथ साथ निर्गमकर्ता अपनी कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इनका प्रचार विगत प्रणालियों के सुसंगत है। उसमें कोई ऐसा पूर्वानुमान अनुमान था सूचना नहीं है जो सेबी में प्रस्तुत की गई पेशकश प्रलेख से अलग हो। इस प्रकार वर्ष 2006-7 के दौरान द्वितीय बाजार में शुरू की गई नई नीतियां पहले निम्नलिखित हैं। वर्ष 2005 से नकदी बाजार के T+2 चल निपटान प्रदेश में लागू व्यापक जोखिम प्रणाली और प्रबंध प्रणाली के भ्रम में शेयर बाजारों को सलाह दी गई कि वे व्यापार शुरू करने के पिछले दिवस के समापन मूल्य और प्रातः 11 बजे दोपहर 12:30 बजे 2 बजे के मूल्यों और व्यापार सत्र की समाप्ति पर मूल्य को हिसाब में लेते हुए लागू जोखिम पर मूल्य के मार्जिन को एक दिन में कम से कम 5 बार अध्ययन करें। ऐसा जोखिम प्रबंधन ढांचे को नकदी और व्युत्पन्न बाजारों के साथ जोड़ने के लिए किया गया। दूसरा आता है इसमें अपने ग्राहकों को पहचाने सभी मानदंडों को सुदृढ़ बनाए और प्रतिभूति बाजार में लेन देन की एक ठोस लेखा प्रणाली स्थापित करने के लिए दृष्टि लाभानुभोगी मालिक का खाता खोलने और नकदी खंड में लेन देन करने के लिए 1 जनवरी 2007 से स्थायी लेखा संख्या को अनिवार्य बना दिया गया। सेबी ने कॉर्पोरेट बांडों के लेन देन के लिए एक सम्मिलित
मंच का निर्माण करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह निर्दिष्ट किया कि बीसीएआई लिमिटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड सूचना मंच की स्थापना करेगा और उसका रख रखाव करेगा। सभी संस्थाओं जैसे कि बैंकों, सरकारी क्षेत्र उद्यमों, नगर निगमों, निगमित कॉर्पोरेट निकाय और कंपनियों द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के सभी लेन देन की सूचना दी जाएगी। भारतीय प्रतिभूति बाजार की आधारभूत ढांचा कंपनियों में विदेशी निवेश संबंधी भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप शेयर बाजारों, निक्षेपागार और समाशोधन निगमों में विदेशी निवेश की सीमाएं इस प्रकार निर्दिष्ट की गई। इन कंपनियों में 26% की पृथक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई सीमा और 23% विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई सीमा के साथ 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। एफडीआई की अनुमति विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी के विशेष पुनर्नुमोदन पर दी जाएगी। एफडीआई की अनुमति केवल द्वितीय बाजार में खरीदों के माध्यम से दी जाएगी और एफआईआई निवेश निर्देशक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करेगा और न ही उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। एफआईआई निवेशक के आवेदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया और एचआईआई के तहत निवेश की नई श्रेणियों, बीमा और पुनर्बीमा कंपनियां, विदेशी सेंट्रल बैंक, निवेश प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को शामिल किया गया। म्यूचुअल फंडों की प्रारंभिक निर्गम खर्च और लाभांश वितरण प्रक्रिया को युक्तिसंगत कर दिया गया। म्यूचुअल फंडों को स्वर्ण विनिमय व्यापारी निधियां लागू करने की अनुमति दी गई। सरकारी प्रतिभूति बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार न कि प्राथमिक निगमों में भाग लेना छोड़ दिया है। विदेशी संस्था के निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश की अनुमति दी गई। इस प्रकार पूंजी बाजार देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे कि यह वास्तविक बचतों की मात्रा बढ़ाता है, निवेश की जाने योग्य निधियों का आवंटन बढ़ाकर निवेश की क्षमता को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था में पूंजी की लागत को कम करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने पूंजी बाजार क्या होता है उसको देखा, पूंजी बाजार में निवेशक कैसे होता है, सेबी का जो कुछ अधिनियम है उसके तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की गई, पहले क्या थी, 2005-6 के बाद क्या हुई, उन सबको इस वीडियो में हमने डिटेल से देखा। तो आप लोग एक वीडियो को रिविजन कर लेंगे तो आप लोग को अच्छे प्रकार से पता चल जाएगा कि पूंजी बाजार क्या होती है, किस प्रकार से आईपीओ आता है, कैसे बाई शेयर होल्डर्स आते हैं, किस प्रकार से कंपनियां इसमें अपना क्या है भागीदारी अर्जित करती है, सेबी कुछ जो नियम कानून है उनको हम देखेंगे। तो आप लोग इसको एक दो बार अवश्य रिविजन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में आप लोग का कोई भी क्वेरी हो इससे संबंधित या पिछले वीडियो से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत। ओके, थैंक्स।